हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सनशाइन फार्मा। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं पैथोफिजियोलॉजी। तो फ्रेंड, इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अपना बायोकेमिस्ट्री। तो सारे के सारा कंप्लीट हमने उसमें डिस्कस कर लिए थी, सारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन। तो आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको। तो फ्रेंड, आज इसमें पैथोफिजियोलॉजी के बारे में हम सारी कुछ जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है वो डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड, बिना किसी देरी के डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि इसका कोड है हमारा BP204T, ठीक है, और ये बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर का हमारा सब्जेक्ट है पैथोफिजियोलॉजी। तो फ्रेंड, जैसे थोड़ा सा नॉर्मल इसके बारे में जान लेते हैं, एक्चुअल में पैथोफिजियोलॉजी ही इसका नाम क्यों है, ठीक है। तो पैथो का मतलब होता है फ्रेंड्स पैथोजन, ठीक है, पैथोजन या फिर डिसीज़, इसको बोल देते हैं हम डिसीज़, ठीक है। और फिजियोलॉजी तो आपने पढ़ाई है, ठीक है, किसी भी फंक्शन की फिजियोलॉजी। और फ्रेंड, लॉजी का मतलब तो पता ही है आपको, जो है साइंस होता है, ठीक है। तो इस पूरे वर्ड को मिलाकर देखें तो इसमें जो है फ्रेंड, जो डिसीज़ होती है ना, उससे क्या फंक्शन हमारी बॉडी में होते हैं, उसी के बारे में हम डिस्कस करते हैं इसमें। साइंस उसी को, इसकी स्टडी को हम ही पैथोफिजियोलॉजी बोल देते हैं, ठीक है। चलिए आइए जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के बेस पर सारे के सारे ले रखे हैं, और चलिए इनको सारों को डिस्कस करेंगे और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड, मैं आपको टिप्स भी बताऊँगा कि किस तरह से आपको जो है एग्ज़ाम में आपको ये लिखने हैं। तो फ्रेंड, पहला क्वेश्चन हमारा बनता है डिफाइन द टर्म होम्योस्टेसिस, ठीक है, विद एग्जाम्पल। होम्योस्टेसिस क्या होता है, उसके एग्जाम्पल के हमको बताना कि ये क्या प्रोसेस है, ठीक है, हमारी बॉडी का। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि इसके वर्ड से ही फ्रेंड क्या आ रहा है, होम्योस्टेसिस, यानी कि 2 वर्ड से मिलकर जो है ये बना है। एक हमारा फ्रेंड होम्यो और दूसरा है स्टेसिस, ठीक है। तो होम्यो का मतलब तो आपने देखा होगा फ्रेंड, क्या मतलब स्टडी होती है या फिर कांस्टेंट की कोई चीज़ कांस्टेंट है, या स्टडी है फिर एक जैसा है, ठीक है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। स्टेसिस का मतलब होता है स्टेट। तो इसके वर्ड से आ रहा है कि कांस्टेंट स्टेट होगी, ठीक है, मतलब कहाँ की कांस्टेंट स्टेट होगी। अब बात आती है जैसे कि हमारी बॉडी है, ठीक है, उसका इंटरनल इन्वायरमेंट क्या है और एक्सटर्नल क्या है। अब आपने देखा होगा फ्रेंड, कितनी ज़्यादा ठंड पड़ती है, ठीक है, और हमारी बॉडी क्या है 37 डिग्री, चाहे फ्रेंड कितनी भी विंटर हो या फिर कितना भी समर हो, यानी कितनी भी गर्मी हो कितनी भी ठंड हो, हमारी बॉडी जो है 37 डिग्री अपना टेम्परेचर मेंटेन करके रखती है, ठीक है। इसी को जो बोलते हैं हम, क्या बोल देते हैं, होमोस्टेटिस बोल देते हैं, ठीक है। अब चलिए लैंग्वेज में किस तरीके से लिखना है वहाँ पर, उसके बारे में हम देख लेते हैं। जैसे क्या है, होम्योस्टेटिस इज डिराइव्ड एज एबिलिटी ऑफ बॉडी टू कंट्रोल एंड रेगुलेट इंटरनल कंडीशन इन द रेस्पॉन्स टू चेंज इन एक्सटर्नल कंडीशन। फ्रेंड, जैसे कि एक्सटर्नल कंडीशन चेंज होती हैं, उसके हिसाब से हमारी बॉडी इंटरनल कंडीशन को जो है अब रेगुलेट कर लेती है, कंट्रोल कर लेती है। इसी एबिलिटी को हमारी बॉडी की क्या बोल देते हैं, होम्योस्टेटिस बोल देते हैं, ठीक है। अब कुछ जनरली एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे क्या है, द बैलेंस ऑफ वाटर, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर बैलेंस रहता है वाटर, ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट टेम्परेचर भी बैलेंस रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। और फ्रेंड, यही जो हमारी पीएच जो होती है वो भी मेंटेन रहती है, ठीक है, मेंटेन ब्लड पीएच, ग्लूकोज लेवल। फ्रेंड, मैंने बताया था आपको पीएच लेवल कितनी होती है हमारी ब्लड की, 7.2 से लेकर 7.4 तक होती है। अगर इससे बढ़ती है तो तब भी जो है प्रॉब्लम हो सकती है, और इससे कम जाती है तब भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमारी बॉडी इसको भी बैलेंस करके रखती है, ठीक है फ्रेंड। अगर जब ज़्यादा जाएगी, ठीक है, तो क्या है, एल्कलाइन हो जाएगा हमारा ब्लड, ठीक है, तो एल्किलोसिस हो जाएगा। अगर कम जाएगी, यानी कि 7 से नीचे आती है, तो क्या हो जाएगा, एसिडोसिस हो जाएगा, यानी कि हमारा ब्लड जो है एसिडिक हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। जैसे मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में, बायोकेमिस्ट्री में हमने देखा था कि ग्लूकोज लेवल, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था हमारी बॉडी में। अगर ये बढ़ जाता है तो फ्रेंड क्या हो जाती है, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाती है, ठीक है। अगर ये कम हो जाता है तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाती है हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो इसी को हम पूरी को मेंटेन करना हमारी बॉडी को, ठीक है, तो इसी को हम होम्योस्टेटिस बोल देते हैं, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आपको एग्जाम में किस तरह से लिखना है ये आपको बहुत तरह से समझा देना अच्छे से, और ये 2-4 लाइनें लिख देनी इसके बारे में, और इसका एक एग्जाम्पल कोई भी एक एग्जाम्पल लिख देना, चाहे ब्लड वाला लिख दो चाहे ग्लूकोज वाला लिख दो, ठीक है। आपको 2 मार्क्स इजीली से, आसानी से जो है मिल जाएंगे इजीली। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ CHF। CHF क्या होता है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है फ्रेंड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ठीक है। तो फ्रेंड, इस CHF की फुल फॉर्म होती है, ठीक है। अब क्या होता है इसमें हमारा, चलिए मैं जनरली आपको बताता हूँ एक होता क्या है एक्चुअली। हमारा ब्लड, हमारा जो हार्ट है फ्रेंड, वो क्या करनी जो है, वो पंप करना छोड़ देता है ब्लड को, ठीक है। एनफ अमाउंट में जो है पंप करता है ब्लड हमारा, ठीक है, कम अमाउंट में जो है ब्लड पंप करता है, जिससे हमारी बॉडी में कम ही अमाउंट में जो है ब्लड जाता है, ठीक। जैसे क्या है, ये इट इज़ ए प्रोग्रेसिव कंडीशन होती है इन विच द हार्ट डज नॉट पंप ब्लड इन ए सफिशिएंट अमाउंट, ठीक है। सफिशिएंट अमाउंट में जो है ब्लड हार्ट नहीं पंप कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है, क्योंकि फ्रेंड्स इसकी मसल्स की जो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी होती है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होता है रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है रिलैक्स होता है, वो जो है कम हो जाती है। इसकी वजह से जो है हमारा हार्ट जो है कम
ही पंप कर पाता है ब्लड को, ठीक है। तो इससे होता क्या है, कार्डिक आउटपुट जो होता है हमारा डिक्रीज़ हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि हार्ट मसल जो होती है रिड्यूस कॉन्ट्रैक्टिलिटी, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को डिक्रीज़ कर देती हैं। इसकी वजह से जो है हमारी बॉडी में कम ही ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम पहुँच पाता है, ठीक है। इसी को हम कंजस्टिव हार्ट फेलियर बोल देते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी आती है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन COPD एंड इट्स रिस्क फैक्टर। COPD क्या होता है और इसके रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, उसको हमको डिफाइन करना है। तो फ्रेंड COPD का फुल फॉर्म होती है हमारा क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़, ठीक है। क्रोनिक का मतलब होता है फ्रेंड, कोई भी चीज़ क्रोनिक तब होती है जब वो बहुत लंबे टाइम से चलती आ रही होती है, ठीक है। कोई डिसीज़ हमें बहुत टाइम से है, ठीक है, उस कंडीशन को क्रोनिक बोल देते हैं, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब होता है फ्रेंड, किसी भी चीज़ को ऑब्स्ट्रक्ट मतलब रेजिस्ट करना, रोकना, ब्लॉकेज करना, ठीक है। पल्मोनरी मतलब होता है फ्रेंड लंग से आ रहा है, ठीक है। डिसीज़ यानी कि कुछ ना कुछ रुक रहा है। तो रुकता क्या है यहाँ पर, एक्चुअली में हमारी जो एयर होती है वो क्या होती है, रुक जाती है यहाँ पर, ठीक है। एयर ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे लंग्स को क्या है, हमारी ब्लड को जो है CO2 नहीं मिल पाती और हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, ठीक है। सांस वाली प्रॉब्लम हो जाती है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, डिफ़िकल्टी आने लगती है। तो इसे समझ लेते हैं। COPD is chronic inflammation lung disease that causes blockage of air flow in the lungs which make breathing difficult। तो फ्रेंड्स क्या होता है, यानी कि हमारे COPD में क्या होता है, ये क्रोनिक इन्फ्लामेशन डिसीज़ है, ठीक है। यानी कि हमारे लंग्स जो होते हैं वो क्या होता है, इन्फ्लैम हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से स्वेलिंग आ जाती है, उसके जो नैरो हो जाते हैं, ठीक है। उसके जो पाइप होते हैं वो क्या हो जाते हैं, यानी कि एयर पाइप जो होते हैं वो नैरो हो जाते हैं, उसकी वजह से हमें एयर नहीं मिल पाती और डिफ़िकल्टी हो जाती है हमें ब्रीथिंग में, ठीक है। फ्रेंड इसमें देखते हैं एक्चुअल में ये होता क्यों है, ठीक है। इट हैपन ड्यू टू लंग्स एंड एयरवेज वर डैमेज एंड इन्फ्लेम्ड ड्यू टू लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस सच एज स्मोकिंग। फ्रेंड जो हमारे लंग्स होते हैं ना और एयरवेज जो होते हैं, जैसे एल्वुलाई हो गया, ठीक है, ब्रोंकाई हो गया, वो क्या हो जाते हैं, इन्फ्लेम हो जाते हैं और डैमेज हो जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, स्वेल हो जाते हैं हमारे, ठीक है। जो स्वेल हो जाते हैं, जो साइज़ होता है उसका वो जो है हमारा क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी ऑक्सीजन हमारे लंग्स को जो है नहीं मिल पाती है और डिफ्यूज़ नहीं हो पाती है ब्लड के अंदर, ठीक। चलिए इस डायग्राम से हम समझने की कोशिश करते हैं एक्चुअल में क्या होता है, ठीक है। जैसे कि नॉर्मली एक हमारी क्या है, ब्रोंकाई है, ठीक है, और यहाँ पर ये जो है एल्वुलाइन है, ठीक है। ये एल्वुलाइन है, एयर सैक इसको बोलते हैं। तो जैसे कि हमारा नॉर्मल साइज़ क्या होता है, इसका इतना होता है, ठीक है फ्रेंड, इतना इसका नॉर्मल साइज़ होता है, ठीक। यहाँ पर हमारी CO2 या फिर O2 यहाँ पर जाती है और CO2 हमारी वापस आ जाती है, ठीक है। CO2 हमारी वापस डिफ्यूज़ हो जाती है, बाहर आ जाती है। तो ये इसका नॉर्मल साइज़ होता है। अब इसमें क्या होता है, जो हमारी डैमेज हो जाती है इसके अंदर जो है स्वेलिंग आ जाती है। स्वेलिंग आने की वजह से बस साइज़ जो है हमारा कितना रहता है, इतना रहता है, ठीक है, इतना साइज़ रहता है। तो यहाँ पर जो है ईजिली नहीं जा पाती हमारी O2 इसकी वजह से क्या हो जाता है, हमें दिक्कत होने लगती है, हमारी सांस की प्रॉब्लम होने लगती है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम कॉज होने लगती है। ये जो है स्वेल हो जाती है, इन्फ्लेम हो जाती है और जो हमारे एयर एल्वुलाई हैं वो क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं फ्रेंड, डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी O2 जो है हमारी ब्लड में नहीं जा पाती और CO2 जो है हमारी यहाँ पर नहीं आ पाती। तो आई होप आपको जो है ये COPD क्लियर हो गया होगा। और फ्रेंड चलिए इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं उसको भी जान लेते हैं। तो जैसे कि हमें अगर ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी आ रही है या फिर कफिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, ठीक। और फ्रेंड्स क्या है, म्यूकस बहुत ज़्यादा सिक्रेट हो रहा है, ठीक है, और चेस्ट पेन हो रहा है। तो ये इसके जो है सिम्टम्स हैं। अब होता क्यों है, कोजेज़ जान लेते हैं। कोजेज़ क्या है, सबसे ज़्यादा फ्रेंड स्मोकिंग करने से ये जो है COPD हो जाती है। हार्मफुल फ्यूम्स, जैसे कि हम फ्रेंड कहीं पर वर्क करते हैं तो वहाँ पर क्या है, हार्मफुल फ्यूम्स निकलती हैं केमिकल की। जैसे हम इंडस्ट्री के बराबर में कहीं जॉब कर रहे हैं, उसके आसपास कहीं पे जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो लोग या फिर रह रहे हैं लोग, तो उनको वो क्या हो जाए, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं इससे, क्योंकि वहाँ पर जो है केमिकल की हार्मफुल फ्यूम्स निकलती हैं और वो बहुत ज़्यादा क्या करती हैं, ये कोस कर देती हैं हमें COPD, ठीक। डस्ट और पोल्यूशन भी इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो आई होप इतना क्लियर हो गया हो COPD के बारे में। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात आती है फ्रेंड, पॉजिटिव एजेंट बताना है कि किस वजह से कॉज होता है एंड सिम्टम्स ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस के कॉज किस वजह से होता है और उसके सिम्टम्स क्या हैं, ठीक, वो उसको हम डिस्कस करने हैं। तो एक्चुअली फ्रेंड ट्यूबरक्लोसिस मतलब इसको शॉर्ट में हम TB भी बोल देते हैं, ठीक, TB भी बोल देते हैं इसको। तो क्या है, ये एक इन्फेक्शनस डिसीज़ है, किसकी वजह से हो जाती है, एक बैक्टीरिया होता है हमारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जिसकी वजह से हमें TB हो जाती है, ठीक है। अगर मतलब जनरली बैक्टीरिया जो है हमारे कहाँ पर, लंग्स पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, ठीक है, और हमारी अदर बॉडी ऑर्गन्स पे भी करता है, जैसे हमारे लीवर हो गया, ब्रेन हो गया, किडनी हो गया और हमारा पेरिफेरल लिम्फ नोड हो गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है यहाँ पर, ठीक। तो आपको बताइए जो है कफिंग होने लगती है या फिर इसके सिम्टम्स देखते हैं। कफ होने लगती है फ्रेंड, चेस्ट पेन आने लगता है, ठीक है, वेट लॉस हो जाता है बंदे का, ठीक है,
और कफिंग या अब ब्लड, यानी कि हम खांसते हैं तो उसके साथ में ब्लड आता है, ठीक है, वो वीकनेस हो जाती है, और लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी कि भूख बिल्कुल नहीं लगती है, ठीक है। तो ये हमारा ट्यूबरक्लोसिस था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ट्यूबरक्लोसिस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द ईटियोलॉजी ऑफ सेफिल्स। ठीक है, सेफिल्स की ईटियोलॉजी हमें समझनी है। तो ईटियोलॉजी मतलब वही किस वजह से हो रही है, ठीक है, पॉजिटिव इफेक्ट क्या है इसके। तो सेफिल्स क्या है? सेफिल्स मतलब ये फ्रेंड एक क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है, ठीक है। इसको हम सेक्सुअली यानी कि STD शॉर्ट में बोल देते हैं STD। इट इज़ आल्सो एज ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़, ठीक। अब होती क्यों है ये? एक हमारा बैक्टीरिया होता है किस ट्रिपोनिमा, ठीक है, पैलेडियम, इसकी वजह से ये हो जाती है। होती क्यों है फ्रेंड? जब कोई बंदा क्या है पर्सन जो है सेक्सुअली कांटेक्ट में आता है किसी सेफाइल्स इन्फेक्टेड पर्सन के, ठीक है, तो ये जो है हमारी उससे ट्रांसफ़र हो गया जो हमारा अनइन्फेक्टेड बंदा है, ठीक है, उसमें आ जाती है, ठीक। जनरली ये होता है इसमें। आई होप क्लियर है। अब बात आती है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 6 की। डिस्कस द सिंग एंड सिम्टम्स ऑफ लिप्रेसी। ठीक है, लिप्रेसी के साइन और सिम्टम्स को हमें डिस्कस करना है। तो लिप्रेसी भी एक फ्रेंड ये क्या है, क्रोनिक इन्फेक्शनस डिसीज़ है, ठीक है। ये भी बैक्टीरिया की वजह से होती है। कौन सा होता है? माइकोबैक्टीरियम लिप्रेई, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नाउन एज हैंसन डिसीज़, भी इसको दूसरा नाम से बोल देते हैं, ठीक है। तो माइकोबैक्टीरियम लिप्रेई जो है जनरली हमारी स्किन पर, आई पर, नोज़ पर, ठीक, और हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट करता है, जिससे कि हमारा जो है हमारा नर्वस सिस्टम जो है सेंसेशन ख़त्म कर देता है और हमें कुछ भी सेंसेशन नहीं हो पाती है किसी भी ठंडे गर्म की, ठीक है, ये जो हमारी इस वाली डिसीज़ में। चलिए अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 7, राइट नोट ऑन अल्सरेटिव कोलाइटिस। ठीक है, अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या होते हैं उसके ऊपर हमें एक नोट लिखना है। तो अल्सर मतलब होता है फ्रेंड किसी भी, मतलब हमारी अल्सर से आता है मतलब छाला, ठीक है, नॉर्मल लैंग्वेज में बोलें तो एक छाला, ठीक है, या फिर कोई घाव सा हो गया है, ठीक, इनसाइड द म्यूकस वाली लाइन पर, हमारी अंदर जो लाइनिंग होती है उस पर। तो चलिए क्या है, अब क्या ये क्रोनिक इन्फ्लामेशन बोबल डिसीज दैट कॉज इन्फ्लामेशन इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। बोबल से मतलब आता है फ्रेंड हमारी, अगर ये वर्ड आ जाए बोबल डिसीज़, तो ये क्या है, इंटेस्टाइन से रिलेटेड है, ठीक है। तो होता क्या है, जो हमारी जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है, जो इंटेस्टाइन होती है, वो क्या होती है, हमारी इन्फ्लेम हो जाती है, और वहाँ पर जो है जो इस तरह से देखो, ये हमारी इंटेस्टाइन है, ठीक है, इंटेस्टाइन का कोलोन पार्ट है अंदर वाला, ठीक है, वहाँ पर उसकी लाइनिंग पे जो है ये सॉर टाइप के डेवलप हो जाते हैं और इन्फ्लामेशन होने लगता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, घाव हो जाते हैं हमारे इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस ओकर इन द इनर मोस्ट लाइनिंग ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, कोलोन एंड रेक्टम में हो जाती है। तो आई होप इतना क्लियर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, राइट नोट ऑन एक्यूट रेनल फेलियर। रेनल फेलियर के ऊपर हमें एक नोट लिखना होता क्या है। तो एक्यूट का मतलब होता है फ्रेंड कोई भी डिसीज़ जो है हमें अभी रिसेंटली हुई है या फिर बहुत कम टाइम हुआ है उसको हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है, एक कंडीशन होती है इन विच द किडनी सडनली कैन नॉट फिल्टर वेस्ट फ्रॉम द ब्लड, ठीक है। हमारी जो एक कंडीशन हो जाती है क्या है, जो हमारी किडनी है, जो हमारा वेस्ट जो होता है, ठीक है, ब्लड में, उसको फिल्टर नहीं कर पाती है, ठीक है। एक्यूट रेनल फेलियर डेवलप रैपिडली फॉर ए फ्यू आवर्स और डे। फ्रेंड ये क्या है, एक्यूट का मतलब होता है कम, यानी कि बहुत ज़्यादा रैपिडली होता है, बट जो है कुछ ही घंटों के लिए होता है और कुछ डे के लिए होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा फ्रेंड ये क्या कहाँ पर होता है, जो कि क्रिटिकली बंदे जो बीमार होते हैं ना उनमें, या फिर जो ऑलरेडी हॉस्पिटलाइज हैं उनमें ये देखने को ज़्यादा मिलता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन न्यूप्लाज्म। ठीक है, न्यूप्लाज्म क्या होती है उसको डिफाइन करना है। तो न्यूप्लाज्म से समझ में आ रहा होगा फ्रेंड आपको, न्यू मतलब नया, प्लाज्म मतलब होता है प्लाज्मा, ठीक है। तो नया प्लाज्मा बन जाना हमारी बॉडी में, तो किस तरीके से बनता है चलिए इसको देख लेते हैं। तो इट इज़ डिफाइंड एज द एबनॉर्मल सेल डिवीजन विच फॉर्म ए ट्यूमर। यानी कि फ्रेंड एबनॉर्मल सेल डिवीजन होने लगता है जो कि क्या करता है, एक ट्यूमर का रूप ले लेता है, ठीक है, ट्यूमर फॉर्म कर लेता है। चलिए कैसे कर लेता है देखते हैं। जैसे कि हमारा एक नॉर्मल टिश्यू है, ठीक है, ये क्या है, हमारा नॉर्मल टिश्यू है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है एबनॉर्मल सेल टिश्यू ग्रोथ होने लगती है, ठीक है। तो यही जो प्लाज्म बनना है, ठीक है, इसी को हम न्यू प्लाज्म बोल देते हैं, ठीक है। कुछ टाइम बाद ये एक ट्यूमर का रूप ले लेता है, इस तरह से एक ट्यूमर का रूप ले लेता है। तो ट्यूमर जो होती है हमारी 2 टाइप्स की होती हैं फ्रेंड, एक होती हैं बेनिंग होती हैं और एक होती है मैलिग्नेंट, ठीक है। ये हमारी कैंसर नहीं होता, ठीक है, ये हमारी जो है लोकलाइज हो जाती हैं और जो है डू नॉट स्प्रेड नहीं होती ये, ठीक है। और ये हमारे कैंसर जो है स्प्रेड होने लगता है हमारी पूरी बॉडी में, ठीक है। आई होप न्यू प्लाज्म आपको क्लियर है। अब चलिए बात आती है क्वेश्चन नंबर 10 की, लिस्ट टाइप ऑफ कैंसर। ठीक है, टाइप कितने टाइप के कैंसर होते हैं उसकी हमें लिस्ट देनी है,
उसको बताना है। तो कैंसर फ्रेंड बहुत ज़्यादा ब्रॉडली क्लासीफाई है, बट हम जो है उसके कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, उसके बेस पर हम कुछ ये कैंसर की जो है टाइप को डिस्कस करेंगे, जानेंगे, ठीक है। तो इट कैन बी क्लासीफाइड एज मैनी वेज, इट इज़ मेनली बेस्ड ऑन वेयर इट बींग्स, ठीक है, कहाँ पर वो स्टार्ट हो रहा है, ठीक। जैसा हमारा पहला है कार्सिनोमा, ठीक है फ्रेंड, इसको हम फ्रेंड हम कैंसर को जो है कार्सिनोमा भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये वाला कार्सिनोमा होता कहाँ पे है, ठीक है, इट बीइंग इन द स्किन में हो जाता है, और द टिश्यू, हमारे स्किन में और टिश्यू में हो जाता है, दैट कवर द सरफेस ऑफ इंटरनल ऑर्गन एंड ग्लैंड, यानी कि उन स्किन में और या फिर टिश्यू में हो जाता है जो क्या करते हैं हमारे इंटरनल ऑर्गन को जो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन है उसको कवर करते हैं, ठीक है, उनमें हो जाता है, जैसे कि हमारा ब्रेस्ट कैंसर हो गया, ठीक। फिर होता है फ्रेंड सेकंड आता है हमारा सामास, ठीक है, इट बीइंग इन द टिश्यू दैट सपोर्ट एंड डेवलप इन फैट, मसल्स, नर्व, जॉइंट्स, ब्लड वेसल्स और बोन्स, ठीक है। ये एक्चुअली होता कहाँ पर, ये उन टिश्यू में होता है जो कि या फिर डेवलप करते हैं या फिर सपोर्ट करते हैं किसको, जो हमारे फैट होता है उसको सपोर्ट करते हैं, उसको फॉर्मेशन में सपोर्ट करते हैं, या फिर नर्व्स, ब्लड की, जॉइंट्स की, ब्लड वेसल्स की और बोन्स की, उन वाले टिश्यू में होने लगता है ये, ठीक है। फिर आता है हमारा ल्यूकेमियाज, ठीक है। तो ल्यूकेमिया से आप समझ पा रहे होंगे ब्लड कैंसर, ठीक है, ये कहाँ पर होता है, ब्लड में होने लगता है। तो ये इसमें जो है जनरली हमारी जो ब्लड सेल्स होती हैं, ठीक है, वो हेल्दी ब्लड सेल्स होती हैं, वो है अनकंट्रोल ग्रोथ होने लगती है, उनकी बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल ग्रोथ होने लगती है, इसी को हम ल्यूकेमिया बोल देते हैं, ठीक है। अब फ्रेंड फोर्थ आता है हमारा लिम्फोमास, ठीक है, ये भी एक टाइप है कैंसर का, ठीक है। ये कहाँ पर होता है, इट बीइंग इन द लिम्फेटिक सिस्टम, जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है, ठीक है, लिम्फ नोड होती हैं, ठीक, पूरे वेसल्स होती हैं, ठीक है, लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, वहाँ पर ये जनरेट हो जाता है, डेवलप हो जाता है, एक ट्यूमर फॉर्म हो जाती है, ठीक है, वहाँ पर, और पूरी बॉडी में हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में फैल जाता है। तो आई होप आपको कैंसर के टाइप जो है क्लियर होंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है नंबर 11, व्हाट इज़ कॉजेटिव एजेंट ऑफ टाइफाइड, ठीक है, टाइफाइड के कॉजेटिव एजेंट हमको देखने हैं। तो फ्रेंड टाइफाइड क्या है, टाइफाइड भी एक इन्फेक्शनस डिसीज़ है, ठीक है। होती क्यों है फ्रेंड, ये एक बैक्टीरिया की वजह से हो जाती है, जिसका नाम है हमारा सैल्मोनेला टाइफी, ठीक है, सैल्मोनेला टाइफी की वजह से ये हो जाती है। और इसके सिम्टम्स क्या हो जाते हैं, सिम्टम्स फ्रेंड आपने देखा होगा, किसी को अगर टाइफाइड हो जाता है तो क्या होता है, हाई फीवर, यानी कि फीवर जो है बहुत ज़्यादा होने लगता है, हेडेक बहुत ज़्यादा होता है, ठीक, स्टमक पेन होने लगता है, यानी कि एब्डोमिनल पेन होने लगता है, और वीकनेस हो जाती है, वोमिटिंग आने लगती है, ठीक है, और लूज स्टूल हो जाता है, ठीक है। तो देखा होगा आपने, जिसको टाइफाइड वगैरह हो जाता है, ठीक है, उसको जो है हाई फीवर होने लगता है, हेडेक, स्टमक पेन और ये वीकनेस वगैरह होने लगती है। और एक्चुअली होता है किसकी वजह से, ये सैल्मोनेला टाइफाई की वजह से हो जाता है, एक बैक्टीरिया होता है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है हमारी, क्वेश्चन नंबर 12, डिफाइन मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, ठीक है। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन क्या होता है, उसको डिस्कस करना है हमको। चलिए, इसको हम शॉर्ट में फ्रेंड क्या बोल देते हैं, MI भी बोल देते हैं, ठीक। इट इज़ ऑल्सो नाउन एज हार्ट अटैक, इसको हार्ट अटैक भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। इट इज़ हैपन व्हेन हार्ट मसल डज नॉट गेट इनफ ब्लड, ठीक है। हमारी हार्ट मसल्स के ये कब होता है फ्रेंड, ये जब होता है जब हमारी हार्ट की मसल जो होती हैं वो क्या नहीं कहती, उनको जो है एनफ, यानी कि उनको प्रॉपर अमाउंट में ब्लड नहीं मिलता है, ठीक है। अब किसी भी चीज़ हमारे ऑर्गन को क्या चाहिए, ब्लड चाहिए, ठीक है, उसको काम करने के लिए। उसमें ब्लड में क्या होती है, न्यूट्रिशन होते हैं, और हमारा O2 होता है, यानी कि ऑक्सीजन। तो आपको पता है सेल्स को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, और हमारे न्यूट्रिशन चाहिए, जैसे हमारा ग्लूकोज हो गया, ठीक है, प्रोटीन वगैरह हुई। तो जब हमारे ब्लड को क्या फ्रेंड, जब ब्लड नहीं मिलेगा, ठीक है, हमारी हार्ट मसल को ब्लड नहीं मिलेगा, तो क्या करेगी, काम करना बंद कर देगी या फिर काम कम करेगी, ठीक है। तो उसी वजह से ये हो जाता है फ्रेंड। यूजुअली ओकर व्हेन ब्लड क्लॉट ब्लॉक ऑफ ब्लड इन हार्ट, ठीक है, यानी कि ब्लड क्लॉट जो होते हैं, ठीक है, ब्लड के एक जो होते हैं क्लॉट जम जाते हैं हमारी, ठीक है, वो क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं फ्लो को, किसके, ब्लड के, ठीक है। विदाउट ब्लड टिश्यू फ्रेंड, अगर विदाउट ब्लड के जो है टिश्यू हमारे क्या होंगे, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो क्या है, डाई हो जाते हैं। जैसे कि हमारा नॉर्मल ब्लड फ्लो किस तरह से होता है, जैसे कि ये फ्रेंड आर्टरी है जो नॉर्मल इस तरह से होता है यहाँ पे। बट फ्रेंड जब हमारी ये वाली कंडीशन आ जाती है तो इसमें क्या होते हैं, क्लॉट जम जाते हैं हमारी बॉडी, हमारे सेल्स वेसल्स में जो है, आर्टरीज में क्लॉट जम जाते हैं, ठीक है, ब्लड क्लॉट होने लगते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा ये फ्रेंड इस तरह से पूरे में जा रहा था, ठीक है, तो यहाँ पर जाके पर इसको इतनी जगह मिलती है अपना पास होने की, ठीक है, बस इतनी सी जगह मिलती है, तो बहुत कम अमाउंट में जो है ब्लड हमारा फ्लो कर पाता है, जिसकी वजह से हमें मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हो जाता है, ठीक। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, राइट द रिस्क फैक्टर ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है, इसका रिस्क फैक्टर देखते हैं क्या है फिर। तो फ्रेंड ये एथेरोस्क्लेरोसिस है क्या है, इसको हम जानेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बिल्ड अप फैट कोलेस्ट्रॉल प्लेक, ठीक है, ऑन द वॉल ऑफ आर्टरी,
चलिए इससे समझते हैं। जैसे कि उसमें देखा था हमने, वहाँ पर क्या था कि ब्लड क्लॉट जम रहे थे, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो नॉर्मली हमारी आर्टरी है ये, ठीक है, इसकी वॉल्स पे क्या होता है, ये फैट की लेयर आ जाती है। फैट की लेयर आने की वजह से फ्रेंड होता क्या है, जनरली इसका साइज़ जो है रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। फ्रेंड जब कम साइज़ हो जाएगा तो कम ही ब्लड इसमें फ्लो हो पाएगा, ठीक है। तो जो हमें दिक्कत हो जाएगी किस क्या, बीपी बढ़ जाएगा हमारा, ठीक है, और बहुत ज़्यादा हमें चेस्ट पेन होने लगेगा, ठीक। तो ये जनरली होता क्यों है, ये फ्रेंड जो हमारे कोलेस्ट्रॉल होते हैं, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, और फैट के प्लैग जो है हमारी वॉल्स पर जो है जम जाते हैं, ठीक है, बिल्डअप हो जाते हैं, जिसकी वजह से किसकी रिस्क फैक्टर क्या है इसके, किसकी वजह से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो फ्रेंड जैसे हमारा कोलेस्ट्रॉल हम ज़्यादा लेते हैं इसकी वजह से होता है, ठीक है। ट्राइग्लिसराइड का लेवल हमारी ब्लड में बढ़ जाता है और हमारा बीपी जो है बढ़ने लगता है, इस वजह से हो जाता है ये सब कब। और स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करने पर ये हो जाता है, ठीक है। और डायबिटीज़ भी एक इसका रीज़न हो सकती है। और ओबेसिटी यानी कि जो मोटे लोग होते हैं उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है कोलेस्ट्रॉल लेवल वगैरह उनका ज़्यादा बढ़ा रहता है। फ्रेंड्स अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 14 की, डिफाइन हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या होता है उसको हमको डिफ़ाइन करना है। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं। फ्रेंड जैसे कि इसके वर्ड से आ रहा है हीमोफीलिया, यानी कि कुछ ना हीम मतलब हीमो आ रहा है, ठीक है, तो कुछ ना कुछ जो है ब्लड से रिलेटेड है, ठीक। हीम का मतलब होता है ब्लड। तो फ्रेंड ये जो होता है, इट इज़ ए डिसऑर्डर इन विच ब्लड डज नॉट क्लॉट नॉर्मली, ठीक है। एक्सिस ब्लीडिंग ओकर आफ्टर एनी इंजरी और डैमेज। ये एक फ्रेंड डिसऑर्डर है, इसमें क्या होता है, हमारा ब्लड जो होता है ना नॉर्मली क्या क्लॉट नहीं हो पाता, क्लॉटिंग नहीं हो पाती है। जैसे हमें छोटी मोटी इंजरी हुई या फिर कोई बड़ी सी इंजरी हुई तो कुछ देर बाद हमारा क्या होता है, ब्लड जो है क्लॉट हो जाता है, ठीक है, जम जाता है। तो ये नहीं हो पाता इसमें, तो इससे क्या होता है, एक्सिस ब्लीडिंग हो जाती है और ब्लड लॉस हो जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हमारा ब्लड जो है निकल जाता है, लॉस हो जाता है इसकी वजह से, ठीक है। तो ये होता क्यों है, इट इज़ ओकर ड्यू टू द लैक ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। हमारी ब्लड में जो है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे ही हमें इंजरी होती है तो वो जो है एक्टिवेट हो जाते हैं और अपना काम करना शुरू कर देते हैं, ठीक। वो अपना काम करना शुरू कर देते हैं तो इसमें इन फैक्टर्स की कमी हो जाती है, इस वजह से ये डिसीज़ हमें हो जाती है, ठीक है। जैसे कि हमारा थ्रोम्बिन होते हैं और फिब्रिनोजिन हो गए, ठीक है। तो ये करते क्या है फ्रेंड, जैसा हमारा कहीं पर ही हमारा घाव या फिर कोई इंजरी हुई, हमारा डैमेज हो गया, ठीक है, तो इस तरह से जो है एक जाल टाइप का फॉर्म करने लगते हैं, किसका, एक प्रोटीन का। ये प्रोटीन होती हैं, इस तरह से जाल टाइप का फॉर्म करने लगते हैं और इसमें फ्रेंड फिर क्या होता है, बाद में आरबीसी आके ट्रैप हो जाती हैं और एक ये सॉलिड क्लॉट बन जाता है, ठीक है, एक सॉलिड क्लॉट बन जाता है उस जगह पर जहाँ पर हमारा डैमेज हुई है, हमारी कोई ब्लड वेसल या फिर हमारी बॉडी, हमारी कहीं भी स्किन डैमेज हुई है। तो चलिए ये था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट आर इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन, ठीक है। फ्रेंड इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन क्या होता है उसके बारे में हमको देखना है। तो कुछ ना कुछ फ्रेंड ये क्या है, इंट्रासेलुलर आ रहा है तो मतलब सेल से रिलेटेड है। तो सेल से और एक्यूमुलेशन यानी कि कुछ ना कुछ सेल के अंदर एक्यूमुलेट हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड क्या है, नॉर्मली सेल एक्यूमुलेट एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, आइदर फॉर टेम्परेरी और परमानेंट। फ्रेंड इसमें क्या है, ये एबनॉर्मल कंडीशन है। क्या इसमें होता क्या है, जो हमारी सेल होती है वो क्या करती है, अपने अंदर जो है सब्सटेंस को एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। यानी कि उसका साइज़ बड़ा हो जाता है और जो है जैसे कि फ्रेंड नॉर्मली सेल क्या करती हैं, अपना जितना भी प्रोसेस करती हैं और जो वेस्ट निकलता है वो उसके अपनी मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर कर देती हैं। बट इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें जो है सेल जो है उसको वेस्ट को अपने पास मतलब बाहर नहीं निकल पाती, ठीक है। इस वजह से इंटरसेलुलर एक्यूमुलेशन हो जाता है, ठीक है। ये परमानेंट भी होता है और कभी कभी फ्रेंड ये टेम्परेरी भी होता है, विच मे बी हार्मफुल टू द सेल, ठीक है। सेल के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है जिसकी वजह से हमारी सेल इंजरी हो जाती है, ठीक है। और इसमें साइटोप्लाज्म का लेवल भी बढ़ जाता है। फ्रेंड जैसे नॉर्मल सेल कितनी होती है, नॉर्मल सेल इतनी होती है, ठीक है। बट इसमें जो है सेल्स का साइज़ जो है बढ़ जाता है और जो है इसके अंदर जब फ्रेंड फोर्स लगती है इसकी आउटर वाली मेम्ब्रेन पर, जब आउटर वाली मेम्ब्रेन पर फोर्स लगेगी तो ये ब्रस्ट होने के चांसेस रहते हैं और सेल इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो आई होप ये था। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 फ्रेंड, डिफाइन हेपेटाइटिस, ठीक है। हेपेटाइटिस क्या है, तो फ्रेंड हेपेटाइटिस जो हमारी लीवर डिसीज़ होती है, ठीक है, कहाँ पर होती है, लीवर में हो जाती है। तो ये सीरियस लीवर इन्फेक्शन डिसीज़ होती है किसकी वजह से हो जाती है फ्रेंड, वायरस की वजह से होती है, ठीक है। दैट इज़ ईजिली प्रिवेंटेड बाय स्किन से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं ईजिली। तो ये फ्रेंड कई टाइप की होती हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी सी डी, ठीक है, कई बहुत सारे टाइप की हो जाती हैं। जिस टाइप के वायरस होता है, जैसे वायरस बी, ठीक है, हेपेटाइटिस वायरस बी हो गया, ए हो गया, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो होती हैं ये, ठीक, जिसकी वजह से हमारा लीवर में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होता है और हमारा लीवर फेलियर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। लीवर हमारा अच्छे से काम नहीं करता है। सिम्टम्स क्या होते हैं फ्रेंड, हमारी आई जो होती हैं वो येलो हो जाती हैं, ठीक, एब्डोमिनल पेन होने लगता है
और हमारा डार्क यूरिन, यूरिन का कलर जो होता है वो डार्क हो जाता है, ठीक है। और लीवर हमारा फेलियर हो जाता है लीवर का। तो इतना था ये। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 17। फ्रेंड, डिफाइन सीजर एंड क्लासीफाई इट टाइप। सीजर्स क्या होते हैं और क्लासीफाई करते हैं इनको कितने टाइप के होते हैं। अब फ्रेंड, सीजर मतलब हिंदी में बोले तो दौरे, ठीक है। दौरे जो पड़ जाते हैं मिर्गी के दौरे जनरली, ठीक है, वो होते हैं। इसमें होता क्या है, सडनली अनकंट्रोल ब्रस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द ब्रेन। इसमें फ्रेंड क्या होती है, हमारी जो इलेक्ट्रिकल, आपने देखा होगा कि हमारी जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल लेकर आती हैं, नर्व्स जो होती हैं, न्यूरॉन जो होती हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग करती हैं हमारे ब्रेन के अंदर। तो ये क्या होती है, अनकंट्रोल होने लगती है, ठीक है। अनकंट्रोल होने लगती है यानी कि हमारे कंट्रोल में नहीं होती। इससे क्या है, सडनली होती है फ्रेंड ये। और इसकी वजह से हमारे चेंजेस देखने मिलते हैं हमारे बिहेवियर में, मूवमेंट में, फीलिंग में और लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। तो इसमें जो है आपने देखा होगा कि जब फ्रेंड ये अनकंट्रोल हो जाएगी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हमारे ब्रेन के अंदर, तो हमारा ब्रेन जो है अपना वर्क करना छोड़ देगा, ठीक है, कंट्रोल खो देगा अपने ऊपर, ठीक है। तो बंदा क्या है, अजीब से हरकत करने लगता है, बिहेवियर और मूवमेंट में, फीलिंग में जो है आपने देखा होगा ज़मीन पर हिलने लगता है, ठीक है। तो इस तरह से ये हो जाता है। अब टाइप देखें तो ये 2 टाइप के होते हैं, एक जनरलाइज सीजर होते हैं और एक होते हैं हमारा पार्शियल या फिर लोकलाइज सीजर, ठीक है। जो जनरलाइज होते हैं फ्रेंड, ये क्या होते हैं, हमारे ब्रेन की दोनों साइड में होते हैं, ठीक है। हमारे दोनों साइड में लेफ्ट और राइट दोनों ब्रेन में हो जाते हैं। और जो हमारे पार्शियल है फ्रेंड, ये कहाँ पर होते हैं, पार्टिकुलर एरिया में होते हैं। ये ब्रेन के पार्टिकुलर एरिया को इफेक्ट करते हैं। तो आई होप आपको सीजर क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स, अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 18 की, डिफरेंस बिटवीन टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ क्या होती है उसको समझना है हमको। तो डायबिटीज़ तो आपको पता ही है, जनरली इसको हम हाइपर ग्लाइसीमिया भी बोल देते हैं। हाइपर ग्लाइसीमिया क्यों बोल देते हैं, क्योंकि ग्लूकोज का लेवल हमारी ब्लड में फ्रेंड बढ़ जाता है, इसलिए इसको हाइपर ग्लाइसीमिया भी बोल देते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड, जैसे कि बॉडी, इसमें होता क्या है, बॉडी कैन नॉट मेंटेन शुगर लेवल, ठीक है। जो शुगर लेवल है हमारी ब्लड के अंदर उसको मेंटेन नहीं कर पाती है। और इसके 2 टाइप हैं, ठीक है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 जो है जनरली क्या होता है, हमारी या तो हमारा पैनक्रियाज कम अमाउंट में इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा या तो इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं करेगा, ठीक है। और फ्रेंड, इसमें क्या होता है, इंसुलिन तो प्रोड्यूस होता है बट हमारी सेल्स जो होती हैं वो हमारी सेल उसको यूटिलाइज़ नहीं कर पाती हैं, ठीक है। हमारी सेल उसको यूटिलाइज़ नहीं कर पाती हैं। इसमें जो होता है फ्रेंड, मोस्टली जो होता है बच्चों में हो जाती है, चिल्ड्रन में हो जाती है। ये हमारे एडल्ट में होती है आफ्टर 30 के बाद ही देखने को मिलती है ये। पैनक्रियाज के इसमें जो होते हैं, पैनक्रियाज बीटा सेल जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसमें हमारी जो सेल्स होती हैं वो ग्लूकोज का अपटेक को डिक्रीज़ कर देती हैं, जो, ठीक है, इस वजह से ये हो जाता है। इस वजह से ग्लूकोज का लेवल हमारे ब्लड में बढ़ जाता है। इसको हम ट्रीटमेंट करने के लिए इंसुलिन के इंजेक्शन देने पड़ते हैं। इसमें ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट देने पड़ते हैं, ठीक है। तो आई होप ये हमारा था डायबिटीज़, ठीक है। अब जनरली अब देखेंगे अपना नेक्स्ट फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 19, गिव द इटोलॉजी ऑफ एल्जाइमर डिसीज़। एल्जाइमर डिसीज़ की इटोलॉजी बतानी है। तो फ्रेंड्स, एल्जाइमर डिसीज़ होती क्या है, फ्रेंड, इसमें क्या है, मेमोरी लॉस हो जाती है एंड कन्फ्यूज़न हो जाता है। यानी कि इसमें होता क्या है, टेम्परेरी जो हमारी मेमोरी लॉस हो जाती है, ठीक है। हम क्या करते हैं, छोटी छोटी बातों को हम क्या भूलने लगते हैं, हमारे माइंड से निकलने लगती हैं। तो होते क्यों है फ्रेंड, इसमें एक्चुअली में जो हमारी न्यूरॉन्स होती है ना, उसके ऊपर जो होती है हमारी प्रोटीन की एक लेयर चढ़ने लगती है, एक उसको बोलते हैं प्लैक, जिसकी वजह से हमारा सिग्नलिंग नहीं हो पाती सही से, ठीक है। जैसे कि क्या है, इस थ्रो टू बी कॉज्ड बाय द एबनॉर्मल बिल्डअप ऑफ प्रोटीन इन एंड अराउंड ब्रेन सेल्स। जो हमारी ब्रेन सेल्स होती हैं, न्यूरॉन्स होती हैं, उनके अराउंड एक हमारा प्रोटीन की लेयर बनने लगती है, जिसकी वजह से हमारे जो सिग्नलिंग जो है सही से नहीं हो पाती है, और उसको हम बोल देते हैं फ्रेंड न्यूराइटिक्स प्लैक भी बोल देते हैं। और जो प्रोटीन इसमें इन्वॉल्व होती है वो होती है हमारी बीटा एमाइलॉइड, ठीक है। बीटा एमाइलॉइड एक प्रोटीन होती है, वो इसके लिए जो है इसमें रेस्पॉन्सिबल होती है प्लैक फॉर्म करने में, ठीक है। जब फ्रेंड किसी के ऊपर प्लैक बन जाएंगे तो वो अच्छे से अपना न्यूरॉन का काम क्या होता है फ्रेंड, वो क्या करती हैं, सिग्नलिंग करने का काम करती हैं, ठीक है। मोटर फ्रेंड ऊपर सिग्नल मतलब सेंस करती हैं, फिर जो है मोटर यानी कि लेकर आती हैं, तो इसका सिग्नलिंग का काम होता है। बट जब उसके ऊपर प्लैक जम जाएगा, ठीक है, प्लैक जो है फॉर्म हो जाएगा, तो फिर अच्छे से सिग्नल नहीं कर पाएंगे, और जो है इस वजह से जो हमारी एल्जाइमर डिसीज़ हो जाती है। फ्रेंड्स, अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 20 की, व्हाट इज़ रूमेटाइड अर्थराइट्स, ठीक है, गिव इट सिम्टम्स। रूमेटाइड अर्थराइट्स क्या होता है और उसके सिम्टम्स बताने हैं हमको। तो फ्रेंड्स, रूमेटाइड अर्थराइट्स जनरली क्या है, एक क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसीज़ है, ठीक है। क्रोनिक यानी कि बहुत लंबे से समय तक चलने वाली, इन्फ्लामेटरी मतलब इन्फ्लामेशन, ठीक है, यानी कि पेन वगैरह, जलन वलन, इस तरह से। इफेक्टिंग कहाँ पर इफेक्ट करती है, जॉइंट्स वगैरह पर, इंक्लूड दोज इन द फीट्स एंड हैंड्स, ठीक है। हमारे आपने देखा होगा अर्थराइट्स में क्या होता है, बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है बंदे को, और उससे चला भी नहीं जाता, ठीक है।
नॉर्मल काम भी नहीं कर सकता वो बहुत ज़्यादा, उसको जॉइंट चलाने में हिलाने में, ठीक है, बहुत दिक्कत होने लगती है, ठीक। तो ये बहुत क्रोनिक इन्फ्लामेशन डिसीज़ है। एक्चुअल में होती क्यों है ये फ्रेंड, तो इट इज़ ऑटो इम्यून डिसीज़ है, ठीक है। द बॉडी इम्यून सिस्टम अटैक इट्स ओन टिश्यू। तो ऑटो इम्यून डिसीज़ क्या होती हैं, इम्यून डिसीज़ समझ फ्रेंड, इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनिटी वो होती है जैसे कि कोई फॉरेन सेल्स हमारे अंदर आई, ठीक है, जैसे बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर एंटर हुआ तो हमारी इम्यून सिस्टम जो था एक्टिवेट हो जाता है, वो एक्टिवेट हो जाता है और क्या करता है, उस फॉरेन सेल्स को, बैक्टीरिया को क्या कर देता है, किल कर देता है। तो ये तो हो गया हमारा इम्यूनिटी। अब ऑटो इम्यून क्या होगा, यानी कि ऑटो मतलब होता है सेल्फ, यानी कि हमारा इम्यूनिटी जो है यहाँ होता है ना, वो हमारी सेल से ही फाइट करने लगता है। हमारी जो सेल्स होती हैं, ठीक है, बोन्स की और लिगामेंट की, उनसे ही फाइट करने लगता है। तो इसमें क्या होती है, ऑटो इम्यून डिसीज़ बोल देते हैं इनको। जैसे हमारे सिम्टम्स क्या आते हैं, इफेक्ट जॉइंट्स लाइनिंग, जॉइंट्स पेन होने लगता है, स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन, वेट लॉस होने लगता है, फीवर, फटीग और हमारे वीकनेस होने लगती है। जैसे कि नॉर्मली हमारे क्या होते हैं, ये जॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये जैसे कि यहाँ पर ये हमारी बोन्स की सेल से ही क्या करने लगते हैं, फाइट करने लगते हैं और इसको ही ख़राब करने लगते हैं। इस वजह से हमारा ये बोन इरोजन हो जाता है, ठीक है। बोन हमारी कमज़ोर होने लगती है, हमारी जो बोन जो होती है कमज़ोर होने लगती है और जो हमारी ये इसके लिगामेंट्स होते हैं वो क्या कर जाते हैं, स्वेल कर जाते हैं और इन्फ्लामेशन कर जाते हैं, ठीक है। ये हमारी इन्फ्लामेशन हो जाती है, इसकी वजह से मोटे मोटे हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, पेन बहुत ज़्यादा होता है फ्रेंड इसमें। क्वेश्चन नंबर 21, डिस्कस द रोल ऑफ ज़ैंथीन ऑक्साइडेज इन डेवलपमेंट ऑफ गॉट, ठीक है। गॉट डिसीज़ जो होती है उसमें ज़ैंथीन ऑक्साइडेज का क्या रोल है डेवलप करने में, ठीक है। तो गॉट डिसीज़ फ्रेंड कल हमने बायोकेमिस्ट्री के लेक्चर में अच्छे से डिस्कस किया था। क्या हो रहा था, हाइपर यूरेसीमिया हो रही थी, तो फिर उससे क्या हो रहा था, वो यूरिक एसिड के क्रिस्टल हमारी, जैसे ये हमारे जॉइंट्स है, ठीक है, यहाँ पर इसी से समझो, यहाँ पर हमारे जॉइंट्स में यहाँ पर आके क्या इकट्ठा हो रहे थे, ठीक है, क्रिस्टल थे इसके। फिर ये इसको जब चला रहे थे हम तो क्या कर रहे थे, पेनिट्रेट कर रहे थे दूसरी वाली बोन्स को, तो इस वजह से हमें क्या हो रहा था, इन्फ्लामेशन हो रहा था और जलन वलन होने लग रही थी, ठीक है। तो ये गॉट डिसीज़ हो रही थी। अब ये बनती कैसे है, ज़ैंथीन ऑक्साइडेज का क्या रोल होता है इसको डेवलप करने में, ठीक है। तो एक हाइपोजेंथीन फ्रेंड कंपाउंड होता है जो कि हमारा ब्लड में नॉर्मली प्रेजेंट होता है, ठीक है, और करता क्या है, न्यूक्लिक एसिड और मेटाबॉलिज्म का फॉर्मेशन करता है ये, ठीक। अब ज़ैंथीन ऑक्साइडेज एक एंजाइम होता है, वो आता है, इसको ऑक्साइड कर देता है, ठीक है, और यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो जब यूरिक एसिड फ्रेंड में कन्वर्ट करेगा तो जितना ज़्यादा यूरिक एसिड बढ़ेगा तो फ्रेंड क्या हो जाएगी, हाइपर यूरेसीमिया हो जाएगी। हाइपर यूरेसीमिया मतलब फ्रेंड गॉट डिसीज़, ठीक है, कोज गॉट डिसीज़। तो ये जनरली हमारा रोल प्ले कर रहा था ज़ैंथीन ऑक्साइडेज गॉट डिसीज़ को डेवलप करने में। अब फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 22 की बात आ रही थी, व्हाट आर द कॉज ऑफ इस्चेमिक हार्ट डिसीज़, ठीक है। इस्चेमिक हार्ट डिसीज़ क्या होती हैं उनको डिस्कस करना है। तो फ्रेंड इस्चेमिक या फिर इस्चेमिया से मतलब होता है कि हमारा हार्ट जो है, हार्ट इज़ नॉट गेटिंग इनफ ब्लड, यानी कि हमारे हार्ट्स को क्या है, इनफ अमाउंट में ब्लड नहीं मिल रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन, ब्लड नहीं मिलेगा तो क्या नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेंगे। तो फ्रेंड जब किसी को न्यूट्रिशन या फिर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो बंदा जो है काम करना भी कम कर देगा और फ्रेंड प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेगी, ठीक है। तो इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं फ्रेंड, कोरोनरी आर्टरीज डिसीज़, ठीक है, CAD के नाम से भी इसको जानते हैं। तो इट इज़ जनरली ऑकर ड्यू टू नैरोइंग ऑफ कोरोनरी आर्टरीज जो पतली हो जाती हैं, इस वजह से जो है सप्लाई ब्लड टू द हार्ट मसल, ठीक है, जो कि हमारी हार्ट को मसल को सप्लाई करती हैं, ठीक है, ब्लड वहाँ पर जो है कोरोनरी आर्टरी होती हैं वो क्या हो जाती हैं, नैरो हो जाती हैं, पतली हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा प्रॉपर अमाउंट में हमारा जो हार्ट है वो ब्लड नहीं उसको मिल पाता है और जो है फंक्शन करने कम कर देता है और पेन वैन होने लगता है हमारे हार्ट में, ठीक है, चेस्ट में पेन होने लगता है, ये जनरली कॉज हो जाता है। तो अब देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 23, गिव ए शॉर्ट नोट ऑन हाइपोथायरॉयडिज्म एंड पॉसिबल रीजन फॉर इट डेवलप। हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है उसको बताना है कि एक्चुअल में होता क्यों और किस वजह से हो जाता है और इसकी वजह से होते क्या रीज़न क्या है। तो हाइपो का मतलब आ रहा है फ्रेंड, हाइपो मतलब कम, थायरॉयडिज्म मतलब थायराइड हार्मोन जो होता है कम हो जाता है हमारी बॉडी में। तो जनरली थायराइड हार्मोन करता क्या है, हमारी ग्रोथ को सपोर्ट करता है, ठीक है, ग्रोथ को सपोर्ट करेगा और क्या करेगा, मेटाबॉलिज्म बढ़ाएगा, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर जिसका फैट का और प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म करता है। अब ये कम होने लगेगा तो ये हमारा मेटाबॉलिज्म डिक्रीज़ हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म कम होगा बॉडी में और फ्रेंड क्या होगा फिर, और हमारी ग्रोथ जो है कम हो जाएगी, ठीक है। तो जनरली अब देखते हैं, तो एक कंडीशन होती है इनमें जो थायराइड ग्लैंड होती है हमारी थायराइड ग्लैंड होती है हमारी नेक में प्रेजेंट होती है, ठीक है, गले में, वो क्या करती है, डज नॉट प्रोड्यूस एनफ थायराइड, ठीक है, थायराइड हार्मोन जो है कम प्रोड्यूस करने लगती है, ठीक है, ब्लड स्ट्रीम के अंदर। दिस मेक मेटाबॉलिज्म स्लो, इसकी वजह से क्या होता है, हमारा मेटाबॉलिज्म जो है कम स्लो हो जाता है और हार्ट रेट भी डिक्रीज़ हो जाता है और टेम्परेचर डिस्टर्ब हो जाता है। 37 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन हो रहा था बॉडी का, ठीक है, इसकी वजह से वो भी डिक्रीज़ हो जाता है, मतलब या तो ज़्यादा हो जाएगा कम हो जाएगा, ठीक है, डिस्टर्ब हो जाएगा मतलब।
तो अब सिम्टम्स क्या है, फटीग होने मतलब बहुत ज़्यादा थकान, वेट लॉस, ठीक है, टेम्परेचर डाउन और हार्ट रेट भी डाउन हो जाएगा, ठीक है। हार्ट रेट डाउन हो जाएगा तो इसके मतलब हाइपोटेंशन होने लगेगी, ठीक है। जनरली और सारी डिसीज़ हमारी हो जाएंगी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर फ्रेंड 24, डिफाइंड एट्रोफी, ठीक है। एट्रोफी क्या होती है, तो इसको जनरली देखें तो हम फ्रेंड ये क्या है, इट इज़ ए जनरली कोज ड्यू टू इंजरी। जब हमें इंजरी हो जाती है ना तो उसकी वजह से कोज हो जाती है। इसमें होता क्या है, जो सेल, इट इज़ डिफाइंड एज द डिक्रीज इन द साइज ऑफ सेल और टिश्यू ड्यू टू सेलुलर श्रिंकेज, ठीक है। यानी कि हमारी जब इंजरी हो जाती है तो सेल क्या कर लेती है, अपने साइज़ को डिक्रीज़ कर लेती है, रिड्यूस कर लेती है और छोटा कर लेती है बहुत, ठीक है। तो द डिक्रीज इन सेल साइज, जब सेल साइज डिक्रीज हो जाएगा तो कोज द लॉस ऑफ ऑर्गन, ठीक है, ओरिजिनल साइटोप्लाज्म एंड सेल प्रोटीन का लॉस हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि अब नॉर्मल सेल देखो, ठीक है, नॉर्मल सेल इतनी बड़ी होती हैं। अब जैसे इंजरी हुई कोई भी इंजरी या फिर स्ट्रेस आता है तो हमारी जो एट्रोपी यानी कि सेल की साइज़ होती है वो डिक्रीज हो जाती है और जो इसके अंदर का साइटोप्लाज्म था, ऑर्गेनल वगैरह थे, वो लॉस हो जाते हैं, वो प्रोटीन का लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी सेल बहुत कमज़ोर हो जाती है, ठीक है। जब सेल कमज़ोर हो जाएगी तो काम भी कम करेगी तो फिर वीकनेस वगैरह ये हमारी डिसीज़ का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 25, डिफाइन द टर्म पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है। ये भी कई बार पूछा गया कि पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, इसको समझाना, ठीक है। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, पैथो मतलब होता है फ्रेंड डिसीज़ और फिजियोलॉजी मतलब फंक्शन और लॉजी मतलब साइंस, ठीक है। तो मतलब यही कि पैथोफिजियोलॉजी यानी कि डिसीज़ का फंक्शन किस वजह से हो रही है, उसमें डिसीज़ की स्टडी ही हमारी पैथोफिजियोलॉजी कहलाती है, ठीक है। इट डील विद द स्टडी ऑफ फंक्शन एंड एबनॉर्मेलिटीज़ कोज बाय डिसीज़ इन द बॉडी, यानी कि डिसीज़ के होने से क्या क्या फंक्शन होते हैं हमारी बॉडी में, क्या क्या एबनॉर्मेलिटीज़ आती हैं, उसी के बारे में हम इसमें क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है। तो इज़ ए साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ डिसीज़, को ये भी कह सकते हैं कि ये साइंस है जिसमें हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं डिसीज़ की, ठीक है। आई होप आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा फ्रेंड। चलिए मिलते हैं ऐसी नई एक और वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए फ्रेंड टेक केयर, बाय बाय।